ओके, तो पोलराइजेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बात करते आ रहे थे और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स हमने इसकी एक पूरी थियोरी डिस्कस की पोलराइजेशन की। साथ ही साथ मॉलूस लॉ और इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री न्यूमेरिकल्स पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए। आपको याद होगा कि इस पूरे फिनोमेना को डिस्कस करते वक्त, इसे सिखाते वक्त, हम अक्सर ये कहते हैं कि लाइट इज पास्ड थ्रू पोलराइजर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू पोलराइजर जो मिनी प्लेन वाली लाइट, ऑर्डिनरी लाइट है, उसमें से हम किसी एक सिंगल प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो सारा मामला पोलराइजेशन का होता है, ये बेसिकली पोलराइजर करता है। ठीक है, तो इसमें जो की एलिमेंट है बीच में, एक ऐसा सेटअप या एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा क्रिस्टल या एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें से लाइट को पास करने के बाद हमें पोलराइज लाइट मिलती है। ऑफ कोर्स पोलराइज लाइट मिलने के बाद हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन, इंटेंसिटी ऑफ लॉग्ड लाइट वगैरह वगैरह बाकी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो तो खुद पोलराइजर है। तो इस बात पर कि पोलराइजर क्या होता है, उसमें ऐसे कौन से फिनोमेनाज होते हैं जिसकी वजह से लाइट पोलराइज हो पाती है, इस पर हमने अब तक कोई डिस्कशन नहीं किया। बस हम इस तरीके से बोलते आ रहे थे कि लाइट विल पास थ्रू द पोलराइजर एंड एट द अदर एंड वी विल बी गेटिंग द लाइट विच इज हैविंग सिंगल प्लेन। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट पोलराइजर, ऐसा क्या हुआ पोलराइजर में कि उसने मेनी प्लेन लाइट को सिंगल प्लेन वाली लाइट में बना दिया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एक और यूनिक तरीका, एक और यूनिक मेथड भी हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम कहते हैं ब्रीविस्टर्स लॉ, दैट इज पोलराइजेशन बाय साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। अब एक बात तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठाइए कि लाइट का पोलराइज होना ये कोई ऑर्डिनरी फिनोमेना नहीं है। यहां वहां लाइट हमको पोलराइज होकर के मिल जाएगी, ग्लास या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल इस्तेमाल कर लो, लाइट हमको पोलराइज होकर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो क्रिस्टल्स लाइट को पोलराइज करते हैं, यानी कि जिनमें नेचुरली ऐसी एबिलिटी होती है कि वो मिनी प्लेन वाली लाइट को अपने अंदर से जब बाहर निकालें तो उसके मिनी प्लेन वाली लाइट में से सिर्फ एक प्लेन हमको बाहर की तरफ मिले, यानी कि लाइट पोलराइज्ड होके मिले, ये कोई ऑर्डिनरी बिहेवियर या जनरल बिहेवियर नहीं है। ये एक बहुत यूनिक बिहेवियर है, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है और बहुत कम ही ऐसे क्रिस्टल नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ये कैपेसिटी होती है। टू नेम फ्यू, कैल्साइट, वुडजाइट, टर्मोलाइन क्रिस्टल, कुछ हद तक आइस। आप सरप्राइज कर रहे होंगे, आइस भी एक क्रिस्टल की तरह देखा जाता है जो लाइट को पोलराइज कर सकता है। तो आइए समझते हैं कि इन क्रिस्टल्स में ऐसा क्या होता है कि लाइट पोलराइज हो जाती है। इसके लिए हम एक छोटे से आर्टिकल को डिस्कस करेंगे एंड दैट आर्टिकल इज डबल रिफ्रैक्शन। एंड इन कंटिन्यूएशन इसी के साथ हम एक और आर्टिकल भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड दिस डाइक्रोइज्म। डबल रिफ्रैक्शन एंड डाइक्रोइज्म। पहले बात करते हैं कि ये डबल रिफ्रैक्शन क्या है। पूरा का पूरा ये डिस्कशन मेरा थ्योरेटिकल होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ध्यान से सुने। आमतौर पर जब लाइट किसी ग्लास या वाटर या कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास होती है तो उस लाइट के पाथ में एक हल्का सा बेंडिंग हम ऑब्जर्व करते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और इसी लाइट के बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। कि भाई लाइट सीधे जा रही थी, कोई ग्लास या किसी तरीके का मटेरियल जो ट्रांसपेरेंट है बीच में आ गया और लाइट उससे पास होते होते जो है वो हल्का सा बेंड हो गई। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम इसे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे ये एक क्रिस्टल है या मान लीजिए कोई एक मटेरियल है, लाइक दिस ग्लास का स्लैब वगैरह,
इस पर लाइट ऐसे, जस्ट इमेजिन ऐसे कुछ आ रही थी लाइक दिस, ठीक है। अब इससे पास होते होते लाइट का हल्का सा एक किस्म से बेंडिंग हो गया, जस्ट इमेजिन लाइक दिस, ऐसे लाइट बेंड हो गई और उसके बाद फिर वो बाहर ऐसे आई। तो आप पाथ में चेंज ऑब्जर्व करते हो। दिस इंडिविजुअल फिनोमेना इन इट्स ऑल प्रिंसिपल्स एंड लॉज वी कॉल एज रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से इमेजेस भी बनते हैं, इसी को हम मॉडिफाई करके बाद में लेंसेज बनाते हैं, और अलग अलग तरीके के इसके यूजेस और उसकी एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं। बट देर आर सर्टन क्रिस्टल्स इन नेचर जिनकी नेचुरली एक एबिलिटी होती है कुदरती तौर पर कि वो जो लाइट उनके अंदर इंसिडेंट हो रही है उसे स्प्लिट करा देते हैं, उस लाइट को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एंड दीज आर सम स्पेशल क्रिस्टल्स। ऐसा नहीं है कि दुनिया का हर क्रिस्टल ऐसा करेगा, कुछ ही खास किस्म के ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिनमें ये कैपेसिटी होती है, जिनकी ये नेचर होती है, जिनका ये बिहेवियर होता है कि जैसे ही लाइट उन क्रिस्टल्स पर पड़ती है तो वो लाइट को दो अलग अलग रेज में डिवाइड कर देते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में उसे फाड़ देते हैं, दो अलग अलग रेज में उस लाइट बीम को जो है सेपरेट कर देते हैं। ओके, जैसे इन कुछ इमेजेस को देखें आप, कुछ इमेजेस में यहाँ पे रख रहा हूं, उन्हें केयरफुली देखें आप। जैसे ये इमेज, ये एक सिंगल लाइन है पेपर पर, ये क्रिस्टल उस पर रखा हुआ है, हमको दो इमेजेस दिख रहे हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है। अगर एक पेपर पर लाइन है, उसके ऊपर आपने अगर एक ग्लास का स्लैब रखा है तो आपको एक ही लाइन दिखेगी, हाँ थोड़ा ऊंचा या सामने की तरफ उभरी हुई दिखेगी, लेकिन दो दो लाइन तो नहीं दिखेंगी। ये अचानक से दो लाइन क्यों दिखे? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जो लाइट इसमें एंटर कर रही है वो डिवाइड हो गई है दो में, और हर लाइन ने अपना अपना, या हर लाइट रे ने अपना अपना इमेज बनाया। तो इस तरीके से दो इमेजेस क्रिएट हो गए। यू मे हैव अनदर एग्जांपल टू सी हियर। इसे भी देखें, एक कैल्साइट बोल के लिखा हुआ है, आप नोटिस कर रहे हैं? सिंगल अल्फाबेट नहीं है, दो इमेजेस दिख रहे हैं हमको। यस। ठीक है, अब ये दो इमेजेस कब बनते हैं? दो इमेजेस बनाने के लिए ऑब्वियस बात है हमको दो रेज चाहिए होंगी, लेकिन इसमें जो रेज एंटर कर रही हैं वो तो सिंगल ही हैं। तो दो कहां से आई? तो क्रिस्टल ने उन्हें दो में डिवाइड किया है। अब वो कैसे होता है हम उसका डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। एक और इमेज देखें आप, सी दिस। यहां पर भी कुछ इसी तरीके का मैंने एग्जांपल दिया है कि ए बी ऐसे दो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, एंड वी फाइंड दैट देयर आर टू सेपरेट इमेजेस ऑफ दीस टू अल्फाबेट्स। सो कहने का मतलब यहां पे ये है कि कुछ ऐसे क्रिस्टल्स नेचर में कुदरती तौर पर, ठीक है, नेचुरली, उसमें कोई मैन मेड कंसिडरेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। उल्टा हमें तो ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि ऐसे क्रिस्टल्स कौन से हैं जिनके पास नेचुरली ये एबिलिटी होती है कि वो लाइट को दो रेज में डिवाइड कर देते हैं। दे गेट द लाइट डिवाइडेड इनटू टू रेज। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, हालांकि ये कोई स्कीमेटिक या रे डायग्राम नहीं है, बस समझने के लिए। तो लेट्स से कि इस पर ये लाइट ऐसे कुछ एंटर हो गई, इंसिडेंट हो गई, और इसने इस लाइट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया लाइक दिस, ये एक और ये दूसरी वाली लाइक दिस। इन दोनों में से एक रे को हम कॉल करते हैं ई रे। अब ऐसा क्यों करते हैं, आई विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, डोंट वरी। और जो दूसरी रे है उसे हम कॉल करते हैं ओ रे। एक रे को हम कॉल करते हैं ई रे और दूसरे रे को हम कॉल करते हैं ओ रे। यहां पर ई का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और ओ का मतलब है ऑर्डिनरी रे। तो ये एक ऐसा खास क्रिस्टल है जिसके ऊपर जब लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है तो ये लाइट को दो अलग अलग रेज में डिवाइड कर देता है, एक ही रे के दो हिस्से कर देता है, बाइफर्गेशन कर देता है। ठीक है, एक रे को हम कॉल करते हैं ई रे एंड द अदर रे वी कॉल इट एज ओ रे। सरप्राइजिंग बात यहां पे ये होती है कि ई रे और ओ रे बोथ ऑफ देम आर पोलराइज्ड।
दोनों के दोनों पोलराइज्ड होता है। अगर हम ई रे का प्लेन देखें तो वो भी सिंगल प्लेन वाइब्रेशन रखेगा, और ओ रे का प्लेन देखेंगे तो वो भी सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रखता है। एंड नॉट ओनली दैट, ई और ओ रे दोनों का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। मींस दे आर परपेंडिकुलर, दे आर पोलराइज्ड एंड हैविंग परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। दोनों में से मान लें फॉर एग्जांपल एक हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहा है तो दूसरा वर्टिकली वाइब्रेट करेगा, बोथ ऑफ देम विल बी पोलराइज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों के दोनों पोलराइज हैं, तो व्हाई वी आर कॉलिंग वन ऑफ देम इज ई एंड द अनदर ऑफ देम इज ओ? द आंसर इज सिंपल कि जो ओ रे का बिहेवियर है वो वैसा ही ऑर्डिनरी बिहेवियर होगा जैसा आमतौर पर लाइट किसी क्रिस्टल में एंटर करती है तो बेंड होती है। जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है कि भाई बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड ऑल दैट, वो सब ओ रे फॉलो करेगी। जबकि ई रे पूरी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी। दैट इज व्हाई वी से इट इज समथिंग स्पेशल कैटेगरी। पूरी तरीके से कंप्लीट लेवल पर वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, लाइट स्प्लिट हो गई दो रेज में, ई रे ओ रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, बोथ ऑफ देम पोलराइज्ड mutually perpendicular to each other. One of them is following the rule and laws of refraction, the other is not following completely the rules and laws of refraction. ये हुआ क्यों? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इस क्रिस्टल की अपनी ऐसी खासियत होती है कि जब लाइट इसमें एंटर करती है तो इन रेज की स्पीड अलग अलग होती है, स्पीड अलग अलग हो जाती है। इन दोनों रेज की स्पीड अलग अलग हो जाती है। जैसे ही इनकी स्पीड अलग होगी रास्ता डिफर कर जाएगा, पाथ डिफर करेगा। जस्ट इमेजिन करें कि दो लोग बिल्कुल साथ में मिलके चल रहे थे, एक जान होके, समझ में ही नहीं आ रहा था कि अलग अलग हैं, लेकिन एक मीडियम में एंटर कर गए जिसके बाद दोनों में से किसी एक की स्पीड ज्यादा है और किसी एक की स्पीड कम है, तो स्पीड कम ज्यादा होने की वजह से मजबूरी में सेपरेट होना पड़ेगा। क्या कहते हो, सही है? Yes. ये दो चीजें अगर एक साथ हैं, ऐसे ये दो चीजें अलग अलग हैं लेकिन एक साथ हैं, अब एक साथ चल रही हैं, लेकिन अगर ये किसी मीडियम में एंटर कर जाती हैं जिसमें एक की स्पीड ज्यादा है और एक की कम है, तो दोनों को अलग होना पड़ेगा। एक तेज भागेगा एक स्लो भागेगा तो दोनों को सेपरेट होना पड़ेगा। तो पता चला कि Yes, sir. क्रिस्टल की स्पेशलिटीज ऐसी हैं कि इनमें लाइट की जो रेज बन रही हैं उनकी स्पीड्स अलग अलग हैं, दे हैव डिफरेंट स्पीड्स। ओके, अब इस Yes. पूरे फिनोमेना को, जिसमें लाइट इस तरीके से मल्टीपल वेज या मल्टीपल रेज में डिवाइड हो जाती है, इसे हम कॉल करते हैं डबल रिफ्रैक्शन। वी कॉल दिस एज डबल रिफ्रैक्शन, एंड समटाइम्स वी आल्सो गिव अ न्यू नेम टू इट, बाय रिफ्रिंजेंस। वी आल्सो कॉल इट एज बाय रिफ्रिंजेंस, बट अक्सर हमारे सिलेबस में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो डबल रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं। ओके, अब इन सभी में एक खास बात है, एक खास बात है, और वो खास बात है ऑप्टिक एक्सिस। ध्यान से सुनना ये बात, ऑप्टिक एक्सिस। मान लेते हैं कि इस तरीके से हमने क्रिस्टल बनाया, या क्रिस्टल है हमारे पास, जस्ट इमेजिन ऐसा कोई क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में एक डायरेक्शन है, और बच्चों इमेजिन करते हैं कि वो डायरेक्शन ये है, जस्ट इमेजिन करें ये डायरेक्शन, इस डायगोनल से लेके दूसरे डायगोनल तक। उस क्रिस्टल की नेचुरल बनावट और उसके क्रिस्टल साइज और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और उसके अंदर के डायमेंशंस, उसका लेटाइस, वो सब 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 कंसीडर करते हुए, हमारा कोई रोल नहीं है, हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते इस पर, हम बस यूज कर सकते हैं इसको। तो इस क्रिस्टल में बच्चों एक डायरेक्शन है, राइट फ्रॉम वन डायगोनल टू द अदर डायगोनल, वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। अब अगर हमने लाइट को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट कराया तो हम एक बड़ा ही सरप्राइजिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं कि लाइट इसमें बिना स्प्लिट हुए जूं की तूं पास हो जाती है, स्प्लिट ही नहीं होती। हालांकि इस क्रिस्टल की वैसे देखे तो खासियत यह है कि ये लाइट को स्प्लिट कराता है, डबल रिफ्रैक्शन बाय रिफ्रिंजेंट करता है ये, बाय रिफ्रिजेंस।
ई रे और ओ रे बनाता है ये, लेकिन खास इस डायरेक्शन में ये ऐसा नहीं कर रहा है। इट्स अ स्पेशल डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को जिसमें डबल रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ये सब एमसीक्यूज में काम में आता है। हो सकता है आपको एकदम मतलब थियोरेटिकल है, थोड़ा सा बोरिंग महसूस हो, बट ये जो भी मैं छोटी छोटी बातें बोलते जा रहा हूं ये सारी एमसीक्यूज में काम में आएंगी आपको। सो इस डायरेक्शन को हम कॉल करते हैं ऑप्टिक एक्सिस, जिसमें डबल रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ई रे और ओ रे में सेपरेशन नहीं होता है। वन कैन ऑल्सो से कि ऑप्टिक एक्सिस एक ऐसी डायरेक्शन है, एक ऐसी लाइन है जिसमें ई रे और ओ रे की स्पीड एग्जैक्टली सेम होगी। क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि स्पीड अलग रहने की वजह से ये सेपरेट हो रहे हैं, और यहां अगर वो सेपरेट नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर लाइन पर, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर लाइन पर जब लाइट गुजरेगी तो ई रे और ओ रे दोनों की स्पीड एग्जैक्टली सेम होगी, तभी तो सेपरेट नहीं हुए। बात समझ आ गई मेरी? यस और नो? Yes. So here we say the direction in the crystal along which both E ray and O ray do not separate and travel with the same speed is called optic axis. Along the optic axis there is no double refraction, कोई सेपरेशन नहीं होगा। लाइट जैसे ट्रेवल कर रही थी एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेवल करेगी। आइए अब और दो तीन बातें जोड़ते हैं इसमें। अगर हम ई रे और ओ रे के कैलकुलेशंस करें, इनकी स्पीड्स को चेक करें, इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस निकालें, साइन ए बाय साइन आर, तो हमें बच्चों दो तरीके के क्रिस्टल्स आइडेंटिफाई होते हैं। वन ऑफ द क्रिस्टल वी से इज द पॉजिटिव क्रिस्टल एंड द अनदर क्रिस्टल वी से इज द नेगेटिव क्रिस्टल। हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। ये तो पक्का याद रखना चाहिए आपको। जिस किसी क्रिस्टल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी के मुकाबले में ज्यादा है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड ऑर्डिनरी रे के मुकाबले में कम है, बिकॉज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे क्रिस्टल को हम कॉल करते हैं नेगेटिव क्रिस्टल। एंड द एग्जांपल्स आर आइस, रूटाइल एंड क्वार्ट्ज। और इसका बिल्कुल उल्टा रिवर्स अगर हम इमेजिन करते हैं, जिस किसी क्रिस्टल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑर्डिनरी से कम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पीड ऑर्डिनरी से ज्यादा है, तो ऐसे क्रिस्टल को हम कॉल करते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल। इसका एग्जांपल है कैल्साइट और टर्मोलाइन। ये एमसीक्यूज में काम में आने वाली चीजें, हमें इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। व्हाट द पॉइंट? Yes. इसमें एक और चीज है जो बड़ी काम की है। अभी अभी हमने देखा कि ये क्रिस्टल्स लाइट के दो हिस्से कर रहे हैं, दो पार्ट्स बना रहे हैं, दो रेज में इसको सेपरेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस, ये भी भूलना नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि इन क्रिस्टल्स में दो दो इमेजेस बनती हैं, विल बी गेटिंग टू डिफरेंट इमेजेस। बच्चों जब ये दो इमेजेस बनती हैं और इन क्रिस्टल्स को जब हम रोटेट करते हैं, जैसे ये क्रिस्टल इधर बनाया तुमने, इन द सेंस रखा, दो इमेजेस बनी, अब तुमने क्या किया कि इस क्रिस्टल को घुमाया, ऐसा हल्का सा रोटेट किया, थोड़ा सा घुमा के देखा इसको, तो इसमें हम एक बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं। और वो रिजल्ट है वन image due to E ray rotates around the image due to O ray। ठीक है, दो दो इमेज बनते हैं, ये सब पहले पैरा में लिखा हुआ है, लेकिन रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा कि O ray की इमेज तो जू की तू रहेगी, लेकिन जो E ray से बनने वाली इमेज है वो उसके अतराफ में घूमेगी, लाइक दिस। गेटिंग इट? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टल है, इमेजिन करें, दो डॉट्स हमने इसके नीचे रखे, या एक डॉट रखा और हमको दो इमेजेस मिली। One of them we say is the image due to O ray and the another we say is the image due to E ray।
अब अगर हमने इस क्रिस्टल को यूं घुमाया, रोटेट किया, तो हम बड़ा ही सरप्राइजिंग पार्ट ये देखेंगे कि ओ रे की अक्रॉस ई की इमेज घूमेगी। ओ तो जैसा वैसा रहेगा, लेकिन ये ई की इमेज उसके अतराफ में ऐसे ऐसे घूमेगी। अगर क्रिस्टल रोटेट कराया गया तो खुद से नहीं होगा, ठीक है, yes, दिस विल हैपन। अब इसके अलावा एक और चीज होती है इन क्रिस्टल्स में, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग, वो ये है कि जब इन क्रिस्टल में लाइट इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ई और ओ रे बनते हैं, बोथ ऑफ देम पोलराइज हो जाते हैं, तो इनमें से कुछ कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो ई को, या कुछ कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो ओ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये क्रिस्टल की अपनी खासियत होगी कि वो किसे एब्जॉर्ब करेगा, या तो ई को एब्जॉर्ब करेगा या ओ को एब्जॉर्ब करेगा। अब इमेजिन करो बच्चों कि लाइट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दोनों के दोनों रे पोलराइज्ड हैं, इन रेज में से अगर एक एब्जॉर्ब हो जाती है तो बाहर जो आएगी, क्या वो 100% पोलराइज लाइट रहेगी? यस, क्या वो yes, 100% पोलराइज लाइट होगी? क्योंकि दोनों पोलराइज हो गई हैं और दोनों में से एक को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। गेटिंग इट? लाइट एंटर हुई, इट गेट डिवाइडेड इनटू टू रेज, बोथ द रेज आर पोलराइज्ड, दोनों के दोनों पोलराइज्ड हैं, और उसमें से हम एक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसी को भी। तो जो लाइट आउटपुट में, ट्रांसमिटेड में, ट्रांसमिशन में हमको मिलेगी, वो कैसी मिलेगी? क्या वो ऑर्डिनरी होगी या परफेक्टली पोलराइज्ड हो जाएगी? polarized, पोलराइज्ड। पोलराइज हो जाएगी, ऑफ कोर्स। तो ये जो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है लाइट का, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, मैं ई को एब्जॉर्ब करूंगा, वो ओ को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है ना, कोई भी क्रिस्टल कोई भी एक पर्टिकुलर रे को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इस तरीके से सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन जब होता है लाइट का, और जिसके रिजल्ट में हमें लाइट पूरी पोलराइज होके मिलती है, उसे कहते हैं डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म इज नथिंग बट सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एंड द एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट डाइक्रोइज्म इज व्हाट? पोलराइज्ड लाइट। तो ये है डाइक्रोइज्म। Certain double refracting crystals absorb one of the two refracted rays, either E either O. We can't force कि भाई नहीं ई एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ओ ही एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं, क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको एब्जॉर्ब करेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, बचे हुए को ट्रांसमिट कर लेगा। तो ऐसे ऐसे फिनोमेना को हम कॉल करते हैं डाइक्रोइज्म, और जो क्रिस्टल ये कर सकता है उसे डाइक्रोनिक कहते हैं। ये सारे डाइक्रोनिक क्रिस्टल्स हैं, रूटाइल, आइस, टर्मोलाइन, क्वार्ट्ज, ये सारे डाइक्रोनिक हैं। हाँ, ये बात और है कि इनमें से कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे। अब इसे अच्छे से याद रखिए कि नेगेटिव कौन है, जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी की स्पीड कम, और पॉजिटिव कौन है, जिनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी की स्पीड ज्यादा है। ये है डाइक्रोइज्म। तो असल में जब हम कहते हैं कि लाइट पोलराइज हो गई है, तो उसके अंदर इतना सारा कुछ होता है। इट गेट डिवाइडेड इनटू टू रेज, बोथ पोलराइज्ड, mutually perpendicular to each other, E and O rays, one of them is following the rules and laws of refraction, another of them extraordinary is not following the rules and laws of refraction. Negative crystals, positive crystals, and at the end, out of E and O, we absorb one of them and let the other go out and get the light polarized. अब ये देख करके हमको पता चलेगा, या इस बात का अंदाजा होगा कि पोलराइज करना, लाइट को पोलराइज करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कुछ खास किस्म के क्रिस्टल में ही होगा, वो भी ऑप्टिक एक्सिस छोड़ के आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन पोलराइजेशन ये एक ऐसा फिनोमेना है जो बहुत वाइडली यूज्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है इसका, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है पोलराइजेशन का। बिलीव मी, हर तरीके के विंडशील्ड्स पर, ग्लास पर आजकल तो हम पोलराइजर की पतली परत लगा देते हैं, क्योंकि पोलराइजर्स लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। अगर ब्रांड का अच्छा सनग्लासेस भी आप खरीदोगे, गॉगल्स जिसे हम आमतौर पर कहते हैं,
उस पर डेफिनेटली पोलराइजर्स लगे हैं, कैमरास पर पोलराइजर्स लगे हुए हैं, मोशन पिक्चर्स, 3D मोशन पिक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरास बनते हैं उसमें भी पोलराइजर्स लगे हुए हैं। क्योंकि जहां जहां हमें इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है, लाइट को डिम करना है, लाइट का सही इंटेंसिटी का इस्तेमाल करना है, वहां हम पोलराइजर इस्तेमाल करेंगे। अब एक तरफ तो इसके इतने सारे कमर्शियल एप्लीकेशंस की हमें जरूरत है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की हमें जरूरत है, और दूसरी तरफ ये पोलराइजर्स सिर्फ कुछ खास क्रिस्टल्स में ही हो रहा है पोलराइजेशन का फेनोमेना। तो हमें जरूरत पड़ी कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल क्रिस्टल डिजाइन करें लेबोरेटरी में केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए, जिसे हम बड़े पैमाने पे सब जगह यूज कर सकें। अब देखिए, लाइट को पोलराइज करना है और आपको कैल्साइट क्रिस्टल ढूंढते फिरना पड़ रहा है इधर उधर, ये तो ठीक बात नहीं है। इमेजिन करें आपने अपनी आंखों के सामने कैल्साइट क्रिस्टल पकड़े हुए हैं, कैसा बुरा लगेगा सनग्लासेस पहनने की बजाय। तो हमें इसका एक इजी तरीका चाहिए, लाइट को पोलराइज करने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, पाउडर के फॉर्म में, शीट्स और प्लेन्स के फॉर्म में, पेंट के फॉर्म में, ठीक है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। तो वो इजीली अवेलेबल जो मटेरियल है ये केमिकली सिंथेसाइज किया गया, केमिकली सिंथेसाइज किया गया। पहली बार इसे एक साइंटिस्ट हैं W.H. हेरापथ, नाम याद रखें, W.H. हेरापथ, इन्होंने ये क्रिस्टल्स बनाए, माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके। The name of the crystal is quinine iodosulfate, या sometimes also called as quinine of iodosulfite, जिनमें ये डाइक्रोनिक प्रॉपर्टीज उनको ऑब्जर्व हुई। अब ये जो केमिस्ट्री में उन्होंने सॉल्यूशन वगैरह बनाया, ये क्यूनिन ऑफ आइडोसल्फाइड का कुछ मटेरियल जो उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने ग्लास के ऊपर पेस्ट कर दिया, ग्लास पर पेस्ट कर दिया उसको, या मान लीजिए दो ग्लासेस के बीच में ऐसे दबा के पकड़ा, ठीक। तो वो जो आम सा दिखने वाला ग्लास का शीट था, अब उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ गई? पोलराइजर की, क्योंकि ये क्यूनिन ऑफ आइडोसल्फाइड अब ये पोलराइजर है। Yes. तो अब इतने महंगे महंगे नेचुरल क्रिस्टल्स ढूंढने से अच्छा ये क्यूनिन ऑफ आइडोसल्फाइड इस्तेमाल कर ले, डाइक्रोइज्म कैपेसिटी है इनके पास। तो दो सादे सादे ग्लास के वॉच लिए, सादे, बिल्कुल सादी दो ग्लास की प्लेट, इसके ऊपर उन्होंने पाउडर उसका या लिक्विड फॉर्म में क्यूनिन आइडोसल्फाइड फैला दिया, दूसरी ग्लास ली, ऐसे पेस्ट कर दिया इसको। बस दिखने में बिल्कुल एक सादा सीधा ग्लास दिख रहा है आपको, लेकिन उसके अंदर अब वो कैपेसिटीज हैं कि वो लाइट को पोलराइज कर सकता है। तो ऐसा करके उन्होंने क्या बनाया? पोलराइड। क्या बनाया? पोलराइड। बात समझ आ रही है? Yes. ठीक है, आसान तरीके से। हो सकता है फिर बाद में इसका कुछ लिक्विड बना दिया हो सकता है इसका बाद में कोई पेंट वेंट बना दिया हो सकता है बाद में इसके कुछ ऐसे पतले पतले शीट्स बना दिए हो जिसे हम ग्लास के ऊपर चिपका दें, सीधे मॉडिफाई कर दिया हो उसको उसके यूज के हिसाब से। एक और मटेरियल इस्तेमाल किया गया, बाद में सिंथेसाइज किया गया, पॉलीवाइनाइल अल्कोहल। ये केमिस्ट्री में वाइडली यूज्ड है, आप पढ़ते भी होंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। पॉलीवाइनाइल अल्कोहल, इसमें भी पोलराइजिंग कैपेसिटीज होती हैं, कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इस पॉलीवाइनाइल अल्कोहल को हम ग्लास की शीट्स के अंदर, दो ग्लास के शीट्स के अंदर फिक्स करते हैं और उस पर स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस दबाते हैं ऐसे। तो इससे जो पोलराइड बनता है हम उसे कॉल करते हैं H पोलराइड। H पोलराइड। अगर हमने इसी पॉलीवाइनाइल अल्कोहल को ग्लास की शीट में दबाते वक्त थोड़ा सा हीट किया और एसिडिक एनवायरनमेंट में हमने ये काम किया, तो हम उसे कॉल करते हैं K पोलराइड। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ऐसा दो ग्लास के शीट में पकड़ के दबाने का क्यों, है ना, सोचना चाहिए आपको। तो इसका रीजन बच्चों कुछ ऐसा है कि मान लो ये ग्लास की शीट है जिसके ऊपर आपने ये क्यूनिन ऑफ आइडोसल्फाइड या पॉलीवाइनाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को स्प्रेड कर दिया। तो बच्चों इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडमली होंगे, इधर उधर रैंडम होंगे।
वो तो फैल जाएंगे। ठीक है, अब रैंडम रहने की वजह से क्या होगा कि इनका पोलराइजेशन का डायरेक्शन एक जैसा नहीं होगा। इनमें से जो हॉरिजॉन्टल है वो हॉरिजॉन्टल लाइट को पोलराइज करेंगे, इनमें से जो वर्टिकल है वो वर्टिकल लाइट को पोलराइज करेंगे, इनमें से जो ऑब्लिक है ऐसे 30 डिग्री पर वो 30 डिग्री की लाइट को पोलराइज करेंगे। हालांकि इनमें से हर एक क्रिस्टल अपने लेवल पर छोटा पोलराइजर है, लेकिन ये सब बिखरा हुआ है तो लाइट ठीक से पोलराइज नहीं हुई। तो जब हम इस तरीके के अरेंजमेंट पर दूसरी ग्लास की शीट चढ़ा के उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि ये सारे क्रिस्टल्स जो बिखरे हुए थे ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं। ये बिल्कुल एक लाइन में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां दिखाया ऐसे। अब ये कुदरत का रूल है, पकड़ के दबाओगे तो सब एक लाइन में आ जाते हैं। करेक्ट है। अब जरा सोचें कि इस Yes, sir. तरीके से अगर हम ग्लास वॉच को रखें और इस तरीके से रखें जिसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट एक लाइन में आ गए हैं, तो बेहतर पोलराइजेशन कौन कर सकता है? ये वाला अरेंजमेंट Yes. जिसे स्ट्रेस दिया गया है। अब फिर भी और ज्यादा बेहतर करने के लिए हम इसको हीट करके दबाते हैं, और ज्यादा बेहतर करने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट रख के दबाते हैं, मतलब और इनको टेंशन देते हैं कि भाई सीधे हो जाओ, नहीं तो जला के रख देंगे एसिड से। तो सारे के सारे सीधे हो जाते हैं, देन वी फिक्स देम, फिक्स कर दें। आपने सुना होगा ये कोडेक के फिल्म्स आते हैं, कैमरास में जो फिल्म्स आते हैं, कोडेक, कैनन, ये जो फिल्म्स आते हैं खास पहले जो तस्वीरें खींची जाती थी वो सब पोलराइजर शीट होती हैं एक्चुअली। तो ये आर्टिफिशियल जिसे कहेंगे पोलराइड्स हैं, आर्टिफिशियल। जैसी जैसी जहां हमें जरूरत पड़ी पेंट के फॉर्म में, शीट्स के फॉर्म में, लेमिनेशंस के फॉर्म में, ओके, या ऐसे ही ग्लास वॉच के ऊपर, या पतली पन्नी किसी के ऊपर चढ़ा दी हमने, ऐसा कुछ भी, ये आर्टिफिशियल है। तो जो काम ये क्रिस्टल कर रहे थे वही काम अब ये पोलराइड करेंगे, गेटिंग इट? और ऐसा करके हम रिस्पेक्टिव लेवल पर लाइट को पोलराइज कर पाते हैं। अब आइए एक और आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल टू डिस्कस। ब्रिवस्टर्स लॉ। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा, ये सर डेविड ब्रिविस्टर एक इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी पोलराइजेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन किया है। अब हमारे मन में एक सवाल आएगा कि क्या लाइट को पोलराइज करने के लिए हमें सिर्फ क्रिस्टल्स पर और पोलराइड्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा? क्या कोई और तरीका, कोई और मेथड, कोई और अप्रोच भी हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो ब्रिविस्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर योर थ्योरी एग्जामिनेशन, 3 marks, and the law is very useful. There are several MCQs on this law. तो आओ डिटेल में समझते हैं कि ये क्या है। ब्रिविस्टर्स लॉ में या इस पर्टिकुलर अप्रोच में हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। See this, साइमल्टेनियस रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। एक साथ लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करा के हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लास या वाटर का सरफेस है, अब यहां से लाइट आ रही है, लेट से जिस तरीके की लाइट मैं यहां पे भेज रहा हूं वो ऑर्डिनरी लाइट है, कई सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हैं इसमें। तो ये लाइट यहां पहुंची कुछ ऐसे, इस लाइट का कुछ हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पोर्शन इस लाइट का रिफ्रैक्ट हो गया। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहां पे नॉर्मल बना सकते हैं ताकि आप एंगल्स मेजर कर सकें। तो ब्रिविस्टर ने क्या किया कि अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग एंगल्स ऑफ इंसिडेंस पर उन्होंने चेक करना शुरू किया कि भाई वाटर का सरफेस है, मैं लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ऐसे अलग अलग एंगल्स पर उन्होंने चेक करना शुरू किया।
बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट उनको उस वक्त मिला जब किसी खास एंगल पर आने पर, वाटर के लिए खास, ठीक है, जो मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए खास, किसी खास एंगल पर आने पर या किसी खास एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करने पर जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज्ड है, सिंगल प्लेन वाली, और जो लाइट ट्रांसमिट यानी कि रिफ्रैक्ट हो रही है वो पार्शियली पोलराइज्ड है, मतलब बची हुई लाइट है। मान लीजिए यहां से 10 प्लेन आपने भेजे तो 10 में से एक प्लेन यहां गया, बचे हुए 9 इधर आए नीचे। तो जो लाइट हमें रिफ्लेक्शन में मिल रही है वो कैसी है? पोलराइज। पोलराइज्ड। लेकिन ये किसी भी एंगल पर किसी भी मीडियम के लिए नहीं होगा। ब्रीविस्टर ने ऑब्जर्व किया कि हर एक मीडियम के लिए एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एक स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हर मीडियम के लिए, अलग अलग। वाटर का अलग, ग्लास का अलग, कोई दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल आपने यूज किया तो उसका अलग, कोई ऑयल आपने यूज किया तो उसका अलग। लेकिन जैसे ही हम उस एंगल पर पहुंचते हैं तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज हो जाती है। तो ब्रीविस्टर ने इस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक खास नाम दिया, स्पेशल नाम दिया, उन्होंने बोला थीटा पी। पोलराइजिंग एंगल बोल दिया उसको, हालांकि पोलराइजिंग एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है बट स्पेशल है, जिस पर क्या हो रहा है? पोलराइजेशन। लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो पोलराइज हो रही है, कोई भी लाइट नहीं, यहाँ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये फिर बाद में हमको कंफ्यूज होता है कि कौन सी लाइट पोलराइज हुई, रिफ्लेक्शन वाली या रिफ्रैक्शन वाली? रिफ्लेक्शन वाली। बात समझ आ रही है ना? यस। रिफ्लेक्शन वाली। फिर बाकी जो लाइट नीचे चली गई उसके लिए हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां का भी एंगल डेफिनेटली हमें लिखना चाहिए थीटा पी। बोलो क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। यस। अब ब्रीविस्टर ने एक और बड़ी खास चीज ऑब्जर्व की, वो ये कि जब लाइट पोलराइज हो रही है, जब लाइट का पोलराइजेशन होता है किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को मेंटेन करने पर, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। दिस इज अ स्पेशल कंडीशन। It is not going to happen always, but it is going to happen only and only in a case when the light get polarized, the reflected light get polarized, तभी ऐसा होगा। अब यहां पर आकर के उन्होंने एक लॉ प्रूफ किया, और वो लॉ है कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन जब आप लें tan ऑफ थीटा पी, तो वो हमेशा उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा जिस पर आपने लाइट को पोलराइज कराया है। tan of theta p is always equal to mu। तो ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहां लिखा जा रहा है इसे कहते हैं हम ब्रीविस्टर्स लॉ। दो तीन बातें कंपल्सरीली याद रखना है। जैसे ही एंगल ऑफ पोलराइजेशन रीच होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का पोलराइजेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट उस वक्त आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, और थीटा पी का जब हम टेंजेंट लेंगे तो वो मैथमेटिकली न्यूमरिकली इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। व्हाट द पॉइंट? यस सर। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि भाई लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज हो गई। इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा मॉडल आपके सामने बनाता हूं। जस्ट इमेजिन करें बच्चों कि ये वो सरफेस है जिस पर से लाइट पोलराइज होने वाली है। ठीक है, यहां ऊपर मीडियम 1 है, नीचे कोई मीडियम 2 है, ग्लास, वाटर, कुछ भी। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमारे पास कई सारे प्लेन्स हैं, कई सारे प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है। तो ये कौन सी लाइट हो गई? ऑर्डिनरी। जस्ट इमेजिन करें बच्चों कि इस तरीके से जो ये वर्टिकल वाइब्रेशंस हैं ये सरफेस पर गिरे। तो आप किसी सरफेस पर, यहां वीडियो में देखें, किसी सरफेस पर ऐसे वर्टिकल वाइब्रेशंस गिरते हैं तो क्या वो अंदर एंटर कर जाएंगे? यस। हम्म। थोड़ा सा अगर टेढ़े भी आते हैं वाइब्रेशंस तो वो भी क्या अंदर एंटर कर जाएंगे?
Yes. Yes. लेकिन वो वाइब्रेशंस जो इस सरफेस को पैरेलल हैं, क्या वो इसके अंदर एंटर कर सकते हैं? नहीं। ये ऐसे वाइब्रेशंस आए, ये सरफेस पर गिर गए, तो इनके एंटर करने का चांस नहीं है। नहीं है, ये रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाएंगे। तो जरा इमेजिन करें कि इस तरीके का कोई वाइब्रेशन यहां सरफेस पर गिर गया, क्या होगा? रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और ये लाइट जब यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के इधर जाएगी तो हम देखेंगे कि इस तरीके के सारे वाइब्रेशंस जो हैं ये निकल गए। तो यहां जो लाइट आपको मिल रही है ये सिंगल प्लेन वाली मिलेगी, तो डेफिनेटली ये लाइट कैसी हो गई? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड। और जो बची हुई लाइट यहां अंदर जा रही है इसमें मल्टीपल प्लेन्स होंगे, थोड़े ऐसे कैसे भी। ये डॉट लगा दो यहां पे। तो हमेशा याद रखिए कि जो लाइट पोलराइज होगी रिफ्लेक्शन में, उसके वाइब्रेशंस हमेशा सरफेस के साथ कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। एक चीज है जो सरफेस को नॉक कर रही है तो सरफेस में घुस जाएगी, यस। और एक चीज है जो सरफेस को ग्रेज कर रही है तो सरफेस में नहीं घुसेगी। बात समझ आ रही है? यस सर। तो सरफेस को ग्रेज करना मतलब सरफेस पर लग के पैरेलल रहना, तो वो वाइब्रेशंस नहीं जा पाएंगे अंदर, तो यही वाइब्रेशंस हट के रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो एक बड़ा ही टेक्निकल पॉइंट हमको यहाँ पे ये समझ में आया, या कह लीजिए लॉजिकल पॉइंट हमको यहाँ पे ये समझ में आया कि पोलराइज लाइट के वाइब्रेशंस हमेशा गिवन मीडियम के सरफेस को पैरेलल होंगे। करेक्ट हो गई बात? यस सर। ओके, आइए इसको समझने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन भी देखते हैं, जो भी मैं आपको बता रहा था। सी दिस, ये वही सारी चीजें हैं। ये अनपोलराइज लाइट आ रही है, इन वाइब्रेशंस को ध्यान से देखें, ये सरफेस पर हमेशा कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल हैं। ये वाइब्रेशंस निकल गए, रिफ्लेक्टेड हैं, पोलराइज्ड हैं। बची हुई जो लाइट है जिसे हम नया नाम देते हैं, हम कहते हैं पार्शियली पोलराइज्ड, थोड़ी पोलराइज्ड। क्यों? क्योंकि इसमें का जो पोलराइज्ड हिस्सा है वो निकल गया, तो बचा हुआ हिस्सा, ये लाइट नीचे चली गई। बट ये हमेशा होगा क्या? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। क्या इस तरीके से लाइट का पोलराइजेशन हमेशा होगा? नहीं। नहीं, ये उसी वक्त एग्जीक्यूट हो सकता है जब हम कोई नहीं। खास एंगल यूज करें। दिस गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोई खास एंगल यूज करें तभी हो सकता है ये। अब आइए एक छोटा सा हल्का सा डेरिवेशन करते हैं, बहुत छोटा सा, जिसमें इस ब्रीविस्टर्स लॉ को प्रूफ करते हैं कि tan of theta p is equal to mu. Let's prove it. 3 marks क्वेश्चन। हम बिल्कुल सिंपल सा एक स्नेल्स लॉ की कंडीशन इस्तेमाल करते हैं और लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। बट करंट सिचुएशन में आप ये देखोगे बच्चों कि ये जो आई है ये थीटा पी के इक्वल हो गया है। यस। अब यहां देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पी है। बाय रूल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी, सॉरी, रिफ्लेक्शन शुड बी सेम। तो इधर थीटा पी है तो इधर भी थीटा पी आएगा, ये सब जानते हैं हम। ये सुनो, यस। तो जरा इसे ऐड करिए, थीटा पी प्लस 90 प्लस आर क्या हो जाएगा? थीटा पी बीच का एंगल 90 प्लस आर क्या होगा? 180। वेरी गुड, सो सिंपल टू आंसर। थीटा पी 90 एंड आर, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 क्यों हुआ? ये 90 प्रॉपर्टी है कि जब लाइट पोलराइज होगी तो उसकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 ही बनेगा, ये प्रॉपर्टी है उसकी। तो हमने नोटिस किया कि R इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। देखो सबको समझा मैथमेटिकली है? यस। देखो इधर, अब
ये दोनों कंडीशन यहां इस्तेमाल करें, सो वी विल बी गेटिंग म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई की जगह क्या आ जाएगा, थीटा पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, आर की जगह आप क्या आएगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा पी। अब जानते हैं कि 90 माइनस थीटा इस तरीके से साइन को कंसिडर किया जाए तो वो कॉस बन जाता है, यस यानी कि म्यू विल बिकम इक्वल टू साइन ऑफ थीटा पी अपॉन cos थीटा p cos theta p. Now what is sin theta p by cos theta p? tan थीटा p tan theta p. ये हो गया आपका डेरिवेशन फिनिश, खत्म, इतना ही है। मुझे समझ नहीं आता है 3 मार्क्स के लिए क्यों रखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में ये, 3 मार्क्स के लिए है ये। अब ये 3 tan मार्क्स थीटा p का है, ठीक है ना। 3 मार्क्स के लिए इसलिए डेरिवेशन रखा जाता है कि उसमें डायग्राम और थोड़ा मोटा एक्सप्लेनेशन और कंडीशन सारी वैलिडेट करनी होती है, और उसके बाद मैथमेटिकली सिर्फ इतने 2-3 स्टेप्स आपको लेने। क्लियर हो गई बात? यस सर ओके। आप अगर मॉड्यूल पढ़ें तो मैंने इन सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे लिख रखा है, एकदम अच्छे तरीके से। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाया गया है कि शो दैट द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये होता है, ये तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये दोनों 90 डिग्री पर आएंगे, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसे मैथमेटिकली शो दैट, प्रूफ करें। अगर ऐसे बोला गया तो एक छोटा सा प्रूफ हमको यहाँ पे डेवलप करना है। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग अ डायग्राम। डायरेक्टली मैं इस डायग्राम को यूज कर लेता हूं। ऑल ऑफ यू सी इट वेरी केयरफुली। ब्रेविस्टर्स लॉ से ही अपनी कहानी या अपनी बात को शुरू करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी। बट वी नो वेरी वेल म्यू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा पी डिवाइडेड बाय sin r साइन ऑफ आर। डोंट फॉरगेट साइन ऑफ आर, स्नेल्स लॉ। थीटा पी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ आई, आई की जगह थीटा पी लिखोगे आप, और साइन ऑफ आर ये वाला नीचे, tan थीटा पी बाय इट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लिखेंगे sin थीटा p sin थीटा पी अपॉन cos थीटा p cos थीटा पी। सीधी सीधी बात है, ये दोनों न्यूमरेटर कट गए, तो फौरन ही हमें समझ आया कि साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा पी। बट आर के लिए अभी अभी आपने एक प्रूफ बनाया था, आर के लिए अभी अभी आपने एक प्रूफ बनाया था, ये रहा आर के लिए, ऐसा नो, यस 90 माइनस थीटा पी। तो आप यहां लिखें साइन ऑफ कॉस ऑफ थीटा पी। करेक्ट है? यस जस्ट सी इट वेरी केयरफुली। आर के लिए आपने ये प्रूफ बनाया था। अब चाहें तो इसे इस तरीके से ट्रीट करें, या इससे बेटर ये है कि आर का प्रूफ अगर मैं रीयूज करूं, ऐसे ना लिखते हुए, सिर्फ आर के लिए जो कंसिडरेशंस हैं उसे दोबारा इस्तेमाल करूं। तो आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी, करेक्ट हो जाएगा, ऐसे भी चलेगा। जैसे इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं और ऐसे लिखूं, ध्यान से देखो, एक तरफ आर, दूसरा कॉस हटा के उसकी जगह पे साइन लिख दूं sin और 90 माइनस थीटा पी कर दूं, ज्योमेट्री में नहीं जाते हुए सीधा ट्रिग्नोमेट्री से कर दूं, ये भी चलेगा ना। यस इस इक्वेशन को ऐसे लिख करके अब दोनों तरफ साइन हो गए, इसका मतलब दोनों बाजू के एंगल इक्वल होने चाहिए। यस दैट्स व्हाट वी वांट टू से।
तो r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। लेकिन अब जरा इस ज्योमेट्री में आइए, इस ज्योमेट्री में आइए, ये r और ये एंगल आर ए वाई, आर ए वाई, जरा इस एंगल को देखें, कौन सा? आर प्लस एंगल आर ए वाई, देखा सभी का? आर प्लस एंगल आर ए वाई, यानी कि सिर्फ इतना वाला, यस, ये इन दोनों का सम क्या है? 90 है। 90। तो क्या हम कह सकते हैं कि r इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल आर ए वाई? यस, तो इसे हम बाद में रीयूज करने वाले हैं, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जरा इधर ऊपर चलें, ये थीटा पी और पी ए वाई, पी ए वाई, थीटा पी प्लस एंगल पी ए वाई, पे बोलेंगे इसको, ये दोनों मिला के कितने हो गए? 90। यानी कि थीटा पी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पे, इसे भी हम रीयूज करने वाले हैं। तो ये जो दोनों चीजें आपने ऑब्टेंड करी है ना, इसको यहां लाए। अब आर की जगह आप क्या लिख पाओगे? 90 माइनस 90 आर ए वाई माइनस इज इक्वल टू 90 माइनस, ब्रैकेट लगाता हूं, 90 माइनस एंगल पी ए वाई। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस, 90 माइनस आर ए वाई इज इक्वल टू 90 माइनस 90 प्लस पी ए वाई। प्लस 90 माइनस 90 तो कट गया यहां से, ठीक है। 90 इज इक्वल टू एंगल आर ए वाई प्लस एंगल पी ए वाई, ठीक है। पी ए वाई यानी कि ये ब्लू वाला इधर का एंगल यहां, और आर ए मतलब ये ग्रीन वाला। तो आर ए वाई मतलब आर ए वाई और पी ए वाई, इन दोनों को सम करें तो क्या हुआ? 90। तो ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बन रहा है? यस, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, तो ये छोटा सा प्रूफ है जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। थोड़ा सा इसको शायद मैंने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा, बट ये स्टेप मैं न भी लेता तो डायरेक्टली मेरे पास ये कंडीशन तो अवेलेबल थी ही कि r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी। अब मैं इसे डायरेक्टली r इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा पी मुझे लेना अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने यहां पे लिखा तो ये अंडर अजम्पशन लिखा कि ये 90 पर है। अब मैं ऐसे नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये 90 पर है। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे यूज करना है। क्लियर हुई बात? यस सर। ओके। और ऐसा न जाते हुए बाद में आप ये भी बोल सकते हो कि ये थीटा प्लस ये वट एवर बीच में है प्लस आर इट इज इक्वल टू 90 एंड ऑल दैट। यू कैन जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ आर एंड सो दैट आप यहां से भी प्रूव कर सकते हो। सो देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन प्रूव इट, बट एनी हाउ द एंड रिजल्ट वी फाइंड इज दैट कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे है दे आर कमिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गई बात सारी? यस सर। सो ये है आज का कुछ डिस्कशन जो कि खास इस टॉपिक पर है कि लाइट को कैसे कैसे मल्टीपल तरीके से पोलराइज किया जा सकता है। आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन इट। कपल ऑफ सिंपल क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो खास ब्रीविस्टर्स लॉ पर है। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल ऑफ एयर वाटर, एयर ग्लास एंड एयर डायमंड इंटरफेस। तो आपने ये निकाल के रखना है, आपका ये होमवर्क है। पहले हम एयर वाटर के लिए यूज करते हैं, तो इन सभी के लिए आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूला आप यूज करेंगे tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू। अब पहला केस, जब बच्चों एयर वाटर के लिए होगा ना तो म्यू का वैल्यू आएगा 1.33। दूसरा केस, जब एयर ग्लास के लिए आएगा सो थीटा पी का आंसर हो जाएगा
1.5, tan थीटा पी इज इक्वल टू 1.5। तीसरा केस, जब एयर डायमंड के लिए आएगा तो tan थीटा पी का आंसर हो जाएगा 2.4, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस के स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, वाटर के लिए, ग्लास के लिए और डायमंड के लिए। तब आपने करना क्या है, आपने इसका इनवर्स निकालना है। tan इनवर्स 1.33 यहां पे हो जाएगा, tan इनवर्स 1.5 ये आपको लॉग बुक से देखना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2.4। यहां आपको लॉग बुक कंपल्सरीली यूज करना है, बट व्हाट आई कैन सजेस्ट कि लॉग बुक से देख करके ये जो फाइनल आंसर्स निकलेंगे इन्हें आप याद रखें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, ये चेंज नहीं होंगे, तो आप इनके स्टैंडर्ड आंसर्स को याद रखें। कर लेंगे आप इतना? Yes. ठीक है, लॉगबुक में जाइए, नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाइए, 1.33 कहाँ है सर्च करिए, उसके अकॉर्डिंगली थीटा पी ढूंढिए, 1.5 कहाँ है उसके अकॉर्डिंगली थीटा पी ढूंढिए, और 2.4 कहाँ है उसके अकॉर्डिंगली थीटा पी, मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं। अब आइए एक और देखते हैं। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल ऑफ वाटर ग्लास एंड वाटर डायमंड इंटरफेस। जरा बात को समझिए। tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू वाटर ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या, वाटर। दूसरे केस में डायमंड ग्लास, सो tan थीटा पी इज इक्वल टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको याद होगा हमने इसकी सेंट्रल आइडिया 11th में सीखी थी, जब ऐसा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है तो क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। Yes. इधर बताइए क्या लिखना चाहिए, Mu D by mu G. म्यू डी बाय म्यू जी। अब देखिए म्यू जी का वैल्यू तो हमें पता है, कितना है म्यू जी का वैल्यू, 3/2 यानी कि 1.5, और म्यू डब्ल्यू का वैल्यू भी हमको पता है 1.33 यानी कि 4/3. 4/3। तो आप इसे अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा tan थीटा पी इज इक्वल टू 9/8, देयरफॉर थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 9/8। इसे भी आप चाहें तो लॉगबुक में देखें, या चाहें तो आंसर को यहीं छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप आंसर रख देते हो तो कोई इश्यू नहीं है। यहां देखें आप सेकंड केस में, डायमंड का आंसर है 2.4, ग्लास का आंसर है 3/2। लेट्स गो फॉर 3/2, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 4.8, 4.8 divided by 3, therefore theta p will be equal to tan inverse of 4.8 divided by 3। 4.8 divided by 3 आप करोगे कितना होगा, 1.6. 1.6। चाहो तो आप लिख सकते हो थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.6। ये भी आंसर आपका करेक्ट है, ऐसे भी छोड़ो तो चलेगा, या फिर लॉगबुक से इसको निकाल के देखो तो भी वेल एंड गुड। ओके, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप तो बताना ही चाहिए। If a glass plate has a refractive index of 1.732 is used as polarizer, find the polarizing angle and angle of refraction। पोलराइजिंग एंगल का मामला तो एकदम क्लियर है, tan of theta p is equal to म्यू। 1. इस बार म्यू का वैल्यू 1.732। आप अगर Root. थोड़ा सा सोचते हैं तो 1.732 इज नथिंग बट √3। Yes. tan का वैल्यू √3 कब होता है, 60. जब उसका करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री हो जाता है, दैट्स इट। तो ये हो गया पोलराइजिंग एंगल। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है बच्चों। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने के लिए बस हम फिर एक बार यूज करेंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। लेकिन ये आई क्या है, कोई बताएगा मुझे? 60. नहीं, ये आई है क्या?
एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ लेकिन इस बार वो एंगल ऑफ ये इंसिडेंस एक स्पेशल एंगल है, पोलराइजिंग एंगल, म्यू। क्या म्यू को √3 लिख दें? यस यहां कर दें साइन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ r आपको निकालना है। So this will take a value of sin of r is equal to sin 60 यानी कि √3/2 by √3। साइन ऑफ r is equal to √3 कट गया, हाफ 30। 30। तो ये बिल्कुल ऐसा डेटा इस्तेमाल किया गया है जो हम कॉमनली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त यूज करते हैं। डन विद द थिंग्स। यस ओके, आइए एक और देखते हैं। बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। If the critical angle of the medium is sin inverse of 3/5, find the polarizing angle. क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5, फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। अब ये क्रिटिकल एंगल जो होता है आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग लिखते हैं म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। 11 में पढ़े थे क्रिटिकल एंगल, ऐसे डेंसर से रेयर लाइट जाती है और क्रिटिकल एंगल होने पर लाइट सरफेस पर ऐसे ग्रेस करती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल कहा जाता है। 11 में पढ़ा है हमने ये। 10th में भी पढ़ा होगा आपने ये। और क्रिटिकल एंगल से और ज्यादा अगर हम एंगल इंक्रीज करा देते हैं तो लाइट अंदर ही की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाती है, जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यस तो ये कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल इतना है, तो लेट्स हैव अ कैलकुलेशन ऑफ इट। साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 1/μ की जगह क्या आया? 1 3/5। 3/5, ये साइन इनवर्स है, ये क्रिटिकल एंगल है। एज पर क्वेश्चन IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। कंपैरिजन करें, फॉर्मूले के हिसाब से IC ऐसा होना चाहिए और गिवन ऐसा है, तो कंपैरिजन करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि म्यू का वैल्यू क्या है। 5/3। वेरी गुड, शाबाश, 5/3। अब लौटे ब्रिविस्टर्स एंगल पर। ब्रिविस्टर्स एंगल क्या कहता है? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा पी। तो हमें मिलेगा 5/3 इज इक्वल टू tan of theta p, therefore final answer theta p is equal to tan inverse of 5/3। That's it। ऐसे ही रहने दें इसको, कोई फर्दर सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है। लेट्स टेक अनदर। A ray of light traveling through air falls on the glass plate at an angle I. It is found that the angle between reflected and refracted ray is 90 degree। जब ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये किस चीज की अलामत है, किस चीज की निशानी है ये? पोलराइजेशन। यस, वेरी गुड, लाइट पोलराइज हो गई। अब जब लाइट पोलराइज हो गई है तो क्या हम जरूरत पड़ने पर इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan of theta p is equal to म्यू? यस अब देखिए लाइट एयर से चल रही है, तो एयर में स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸। जिस किसी मीडियम में जा रही है उसमें स्पीड इतनी है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। v1/v2 अक्सर हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा दिमाग चलाएं। 3/2। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। सॉल्व करने पे पता चला म्यू इज इक्वल टू 3/2। अब जल्दी से बता दें थीटा पी का आंसर क्या होगा?
tan inverse of 3/2. tan इनवर्स ऑफ 3/2, दैट्स इट, डन, फिनिश। चाहे तो लॉग बुक से और जाके आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चाहते हैं तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लॉग बुक में जाके इसकी और सॉल्यूशंस बना सकते हैं, नो इश्यूज। या ऐसे भी अगर रखोगे आंसर में तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ थियरी पेपर में लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आप इसमें आगे बढ़ करके पूरा सॉल्व करें। नाउ दिस आई विल बी कंसिडरिंग एज योर होमवर्क। इस पर मैं कोई खास अलग से बात नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क होगा। ओके, सो विथ दिस मच हम रुक जाते हैं।